अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सवालात का इयादा इस हिस्से को शुरू किया था और इस हिस्से के पहले 3 सवालात को हल करना सीख लिया था। आज उसी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और 2 सवालात यानी कि 14.4 और 14.5 को हल करना सीखेंगे। तो इन तमाम सवालात के हल के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ बहुत ही अहम सवालात लेकर, जिसमें से पहला सवाल ये है कि आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान कैसे मवाजना कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी मवाजना का लफ्ज़ आपको दे दिया जाए तो आपने इसे घबराना नहीं है, बल्कि 2 चीज़ें जिनके दरमियान मवाजना करने का कहा जा रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के दरमियान फ़र्क को लिख देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। तो उसके लिए हम इस जगह पे हेडिंग दे देंगे कि यहाँ पे हम जितनी भी बातें लिखेंगे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मुतालिक लिखेंगे, और यहाँ पे जिस कदर बातें होंगी, जितनी भी बातें होंगी, वो सारी की सारी पोटेंशियल डिफरेंस के मुतालिक होंगी। पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा इस जगह पर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो चलें सबसे पहले बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। हमने इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी अपने पिछले सवाल में, यानी कि 14.3 जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। उसमें हमने ये कहा था कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक अदद कंडक्टर है कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके सामने बना रहा हूँ। इस कंडक्टर के अंदर मौजूद होंगे एटम्स जो कि न्यूक्लियाई के बने होते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बना रहा हूँ उन न्यूक्लियाई की जगह। अब चूँकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे मजमूई चार्ज 0, प्रोटॉन पे मजमूई चार्ज जमा, तो इस वजह से न्यूक्लियस पे मजमूई चार्ज भी जमा का होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन क्या कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव चार्जेस होंगे? हरगिज़ नहीं। कंडक्टर में इन न्यूक्लियाई के साथ मौजूद होते हैं बहुत ही ज़्यादा आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे मौजूद होंगे। अब अगर मैं इस कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ दूं, तो बैटरी के साथ जोड़ देने से क्या हासिल होगा? ये देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये मैं 2 बनाता हूं कि इससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और इसके साथ मैंने हिफाजती तौर पे लगा दिया है एक अदद स्विच। अब ये स्विच को जैसे ही मैं बंद करूंगा तो स्विच के बंद कर देने से सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, और यहाँ पे मौजूद बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से चार्ज यहाँ से हिजरत करना शुरू करेगा, हरकत करना शुरू करेगा और इस कंडक्टर में से गुजरेगा। अब कंडक्टर में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन्स भी, यानी कि यहाँ पे इस चार्ज को अपनी कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद ये इस काबिल होगा कि ये कंडक्टर से गुजर सके और गुजरने के बाद हरकत करता हुआ इस नेगेटिव पोटेंशियल पे आके ठहर जाए। अब इसने इस कंडक्टर से गुजरा है, अब इसने इस कंडक्टर के अंदर से गुजर लिया है। अब कंडक्टर के अंदर से ये गुजर गया है, लेकिन एनर्जी तो होगी इसके पास। अब सवाल ये पैदा हुआ कि एनर्जी इसके पास किस सूरत में आई, एनर्जी इसको किसने दी? इसको एनर्जी फराहम करने वाली थी ये बैटरी, जिसने अपनी केमिकल एनर्जी इस चार्ज को दी, और चार्ज ने ये केमिकल एनर्जी तब्दील कर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता हुआ पूरे सर्किट में चक्कर मुकम्मल करेगा। अब दोबारा जब ये अपने कम पोटेंशियल वाले इलाके में आएगा, तो कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके में जाने के लिए
लिए, क्योंकि वो चाहता है कि मज़ीद चक्कर मुकम्मल करे, तो वो क्या करेगा, एनर्जी की डिमांड करेगा, उसे एनर्जी दरकार होगी कि वो कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल की जानिब आए। तो ये एनर्जी दोबारा से मुहैया की जाएगी उसे इस बैटरी की जानिब से, और बैटरी से वो एनर्जी हासिल करके अपना चक्कर दोबारा से इसी तरह से मुकम्मल करेगा। तो इस चलें, अब हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ तो लिया है, तो अब इसकी तारीफ भी लिख लेते हैं। तो इसकी तारीफ हम लिखेंगे कि वो एनर्जी जो बंद सर्किट में से गुजरने के लिए बैटरी या सेल, जो भी आप कहना चाहें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। तो इससे पता ये चला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दरअसल एक फोर्स नहीं है बल्कि एक एनर्जी की सूरत है। अब यहाँ पे ये भी हो रहा है कि बैटरी ने अपनी केमिकल एनर्जी दी है इस चार्ज को, और चार्ज ने वो एनर्जी तब्दील की है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मजहर पढ़ेंगे, इसका अमल पढ़ेंगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हमेशा तब्दील होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में। तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब्दील हो चुकी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ईएमएफ के बारे में हम बातें जान चुके हैं, क्यों ना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात जान लें। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बातें समझने के लिए दोबारा से बनाना पड़ेगा एक अदद कंडक्टर। ये कंडक्टर बन गया और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपके सामने मैंने बना दिया। इस कंडक्टर में दोबारा से मौजूद हैं कुछ पॉजिटिव चार्जेस और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। यहाँ पे भी मौजूद, यहाँ पे भी मौजूद, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे और कहीं यहाँ पे। जैसे ही इस कंडक्टर को मैं जोड़ूंगा एक अदद बैटरी के साथ, ये नहीं जी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आ गया और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है एक अदद हिफाजती स्विच के साथ। तो इस तरह से जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। सर्किट के मुकम्मल होने से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं। ये पॉजिटिव चार्ज ये कंडक्टर के अंदर से गुजरते हुए ये नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। अब क्या कंडक्टर से ये ऐसे ही गुजर जाएगा? देखें, आपने किसी भी जगह जाना हो, फर्ज करें आप जा रहे हैं सर्विस रोड पे और सर्विस रोड से आपको मोटरवे पे चढ़ना हो तो आपको कोई ना कोई टैक्स देना पड़ता है। तो इसी तरह से अब अगर ये बैटरी से चार्ज निकल रहा है और उसे कंडक्टर के अंदर से गुजरना है तो इसे भी कोई ना कोई टैक्स देना पड़ेगा, कोई ना कोई एनर्जी देना पड़ेगी और वो टैक्स एनर्जी की सूरत में होगा। अब फर्ज करें कि इस कंडक्टर में से गुजरने से पहले इस चार्ज के पास जो एनर्जी है वो 25 जाउल है। 25 जाउल एनर्जी ली है एक कूलम चार्ज ने। अब जैसे ही ये इस कंडक्टर में से गुजरा, अब इसकी एनर्जी रह गई 15 जाउल। चार्ज अब भी एक है तो मैं कहूंगा ये 15 जाउल एक कूलम के पास एनर्जी है जो कि कंडक्टर से गुजरने के बाद की है। अब 25 से 15 इसका मतलब है यहाँ पे 10 जाउल की एनर्जी कहीं ना कहीं खर्च हुई है। वो कहीं ना कहीं कहाँ खर्च हुई है? फर्ज करें कि मैंने इस सर्किट के अंदर इस कंडक्टर की जगह रखा हुआ है एक बल्ब। तो जैसे ही चार्जेस गुजरना शुरू करेंगे तो ये बल्ब रोशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज लेके निकला था ये अब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि लाइट एनर्जी, और कुछ देर तक अगर ये बल्ब चलता रहेगा ये लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी में भी तब्दील हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बल्ब बहुत ज़्यादा देर के लिए चले तो जब आप उसे हाथ से पकड़ेंगे तो आप हाथ से पकड़ नहीं सकेंगे।
क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसके अंदर हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। तो क्यों ना अब पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ भी लिख ली जाए। पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ हम इस तरह से लिखेंगे कि जब सर्किट में से चार्जेस का बहाव होता है तो कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दूसरी हालतों में तब्दील कर देता है। तो यहां पे हमने क्या देखा था कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस बैटरी से केमिकल एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। यहां पे वही चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, जैसे ही कंडक्टर में से गुजरेगा दोबारा से वो नॉन इलेक्ट्रिकल में तब्दील हो जाएगी। तो यहां पे एक अहम बात ये भी है कि यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब्दील की जा रही है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बताएं इस मुवाजने के अंदर आप डेफिनेशन के साथ साथ फार्मूला और यूनिट्स लिखेंगे, तो जवाब होगा हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी फार्मूला वही है, इसका भी फार्मूला वही है, इसके यूनिट भी वोल्ट, इसके यूनिट भी वोल्ट। तो मुवाजने में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि फ़र्क की हों, एक जैसी चीज़ों को हम नहीं लिखते। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया है। तो क्यों ना बढ़ें अपने आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा आज के लेक्चर का वो दूसरा अहम सवाल कि जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इस सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि ओहम के कानून को बयान कीजिए और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसके इतलाक की हुदूद क्या हैं, यानी कि इसका दायरा कार किस कदर वसी है, कब कब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका इतलाक महदूद हो जाता है, इसके इतलाक की हदूद कार क्या हैं, ये भी हमें बतानी है। तो क्यों ना ओहम के कानून को समझने के लिए हम एक अदद तजर्बे का सहारा लें। ये सहारा हमने अपनी सरगर्मी में भी लिया था। हमने कहा था कि फ़र्ज़ करें कि एक अदद नाइक्रोम वायर है, यहाँ पे नाइक्रोम वायर को हमने जोड़ा है एक अदद बैटरी के साथ कुछ इस तरह से, और इस तरह से मैंने यहाँ पे स्विच भी जोड़ दिया और इस तरह ये सर्किट मैंने बना दिया। जैसे ही इस स्विच को जोड़ूंगा मुकम्मल हो जाएगा सर्किट। सर्किट के मुकम्मल हो जाने की वजह से तो यहाँ पे बैटरी के अंदर मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस नाइक्रोम के अंदर करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। हमने ये देखा था कि अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए और 5 वोल्ट की बैटरी लगा देने से इस नाइक्रोम के अंदर अगर आपने देखना है कि कितना करंट बह रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पे सहारा लिया था एक अदद एमीटर का। और एमीटर क्या बताता है? ये बताता है कि करंट कितना गुजरा है, और इस नाइक्रोम की वायर के बिल्कुल पैरेलल हम लोगों ने लगा दिया था एक वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश करेगा। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने बैटरी ली थी एक वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से इसके वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब 1.5 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस था बैटरी का, तो इस जगह पे भी कोई ना कोई करंट पैदा होगा, इस जगह पे भी कोई ना कोई वोल्टेज पैदा होगा। अब अगर 1.5 की बजाय
मैं 2.5 वोल्ट कर दूं बैटरी का वोल्टेज, तो हमने देखा कि फर्ज करें कि पहले ओहम एमीटर की सुई इस जगह पे थी, अब ये मजीद डिफ्लेक्ट होके इस जगह पे आ गई। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले इस जगह पे था अब इस जगह पे आ चुका है। इसका मतलब है कि नाइक्रोम की वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने के साथ साथ करंट की मिकदार भी बढ़ना शुरू हो गई है। चलें देखते हैं कि ऐसा कैसे होगा। एक अदद कंडक्टर लें, कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं जी हमारे पास पॉजिटिव भी और नेगेटिव चार्जेस भी। इनको अगर बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए एक स्विच की मदद से तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा, और अगर इस स्विच को भी जोड़ दिया जाए मुकम्मल हो जाएगा सर्किट। अब इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या करेगा कि इस कंडक्टर में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन इसकी जानिब खींचे चले जाएंगे। हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव पोटेंशियल की जानिब ये नेगेटिव चार्जेस खींचे चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस से करंट तो पैदा हो रहा है, लेकिन क्या हो कि मैं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दूं, इसको बढ़ाता चला जाऊं, तो ये ज्यादा करने से अब क्या होगा, इधर ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो अब अगर कहीं पे मौजूद इलेक्ट्रॉन जो पहले हरकत नहीं कर रहा था, उसकी जानिब खींचा नहीं जा रहा था, उसे अब ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले उसकी जानिब हरकत नहीं किए थे ये भी उसकी जानिब हरकत करना शुरू कर देंगे। चार्जेस का बहाव ज्यादा हो गया यानी कि करंट ज्यादा हो गया। और इसी बात को बयान किया था ओहम ने अपने कानून में इस बात को बयान किया था कि जब भी किसी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूंगा तो उसमें से बहने वाले करंट की मिकदार भी बढ़ जाएगी। तो चलें क्यों ना इसको हम एक हेडिंग के अंदर लिख दें, हेडिंग देंगे ओहम का कानून। हम कहेंगे कि किसी कंडक्टर में से बहने वाले करंट की मिकदार उस कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि यहां पे अहम बात है, जबकि कंडक्टर के टेम्परेचर और तबई हालतों में कोई तब्दीली रूनुमा ना हो। यह तो हो गई ओहम के कानून की इबारत। अगर आप इसे हिसाब की ज़ुबान में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि चूंकि मैं कह रहा हूं कि करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अब हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत ख़त्म करनी होती है तो हम लिखते हैं एक अदद बराबर का निशान और डालते हैं एक अदद कांस्टेंट जो यहाँ पे R लिखा जा रहा है, तो ये बन जाएगा V बराबर है IR। और ये ओहम के कानून की हिसाबी मसावात है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को हासिल करने के लिए। इस R को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये रेजिस्टेंस एक जैसी रहेगी तब तक ये वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर और तबई हालतें तब्दील ना हो। टेम्परेचर के बारे में तो आप जानते हैं। तबई हालतें क्या हैं? तबई हालतों से मुराद ये है कि कंडक्टर उसका मैस भी तब्दील ना हो, उसकी डेंसिटी भी तब्दील ना हो। ये सारी चीज़ें आती हैं उसकी तबई हालतों के अंदर। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगा, और जोल के कानून के मुताबिक करंट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कैसे मुमकिन है कि टेम्परेचर बढ़े और रेजिस्टेंस ना बढ़े? क्योंकि हम ये भी देख के आए हैं कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाए तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाती है। तो यही इसके इतलाक की हदूद कार है कि ये कम टेम्परेचर पे यानी कि कम वोल्टेज के अंदर इसका इतलाक किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, चार्जेस का करंट ज़्यादा हो, चार्जेस का बहाव ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा पैदा होगा, और जितना करंट ज़्यादा उतना ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा उस कंडक्टर का, जिससे ये ओहम का कानून फेल हो जाएगा, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो चलें हम इसको लिखेंगे कि इतलाक के हदूदे कार क्या हैं, कब कब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ओहम का कानून सिर्फ कंडक्टर पर लागू होता है, वो भी खास कंडीशंस हैं इसके लिए भी, वो भी तब जब कंडक्टर का टेम्परेचर और इसकी तबई हालतें तब्दील ना हो। अब कंडक्टर्स पे लग सकता है, नॉन कंडक्टर्स जो हैं उस पे तो ओहम के कानून का इतलाक सिरे से ही नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पे ओहम का कानून लगेगा, और वो भी इन शराइत के साथ कि टेम्परेचर और उसकी तबई हालतें तब्दील ना हो। तो ये था हमारे आज के लेक्चर का दूसरा अहम सवाल। उम्मीद करता हूं कि इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वाज़िया हो गई है इसके साथ। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, अब आप 5 सवालात का हल सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने 14.4 और 14.5 को हल करना सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ भी आई होगी, और आपने साथ ही साथ इसको याद भी कर लिया होगा और इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। मिलते हैं अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।